नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर वन फुल साइकिल। तो एक फुल साइकिल में, फुल साइकिल का मतलब होता है ऐसे पॉजिटिव गई और एक निगेटिव आई, तो ये अल्टरनेटिंग करंट की एक फुल साइकिल हुई। इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी करंट की, एसी करंट की। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू होती है जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन पीक करंट आई एम एंड आरएमएस करंट आई आर एम एस। देखिए पीक करंट जो होती है मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो आई एम है और आरएमएस करंट जो है वो आई आर एम एस है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो रूट मीन स्क्वायर करंट जो होती है वो होती है आई एम अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन अंडर रूट टू, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे इन एन एसी सर्किट विद अ प्योर रेजिस्टर। देखिए एसी सर्किट है लेकिन उसमें प्योर रेजिस्टर का मतलब ये होता है कि उस सर्किट में केवल एक रेजिस्टर लगा हुआ है, कुछ और चीज़ नहीं लगी है, मतलब ना कैपेसिटेंस लगा है ना इंडक्टर लगा हुआ है, केवल क्या लगा है, रेजिस्टर लगा है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो फेज डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, जीरो होगा, दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। अब देखिए रिएक्टेंस जो होती है, रिएक्टेंस यूनिट क्या होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंस होता है उसकी यूनिट वही होती है जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, किसकी यूनिट के बराबर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट बराबर होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज गिवन बाय। अब देखिए इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो है वो एक्सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक्सेल जो होता है वो क्या होता है, पहले तो आपको ये बताना है। तो एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल। ठीक है, ये होता है ओमेगा इंटू एल। अब यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ से। ठीक है, और एल जो है ये इंडक्टेंस हो जाएगा, तो ओमेगा एल हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और एक्सी जो होता है ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ये सी कैपेसिटेंस हो जाएगा, ओमेगा वही एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इन अ प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट करंट। अब देखिए कैपेसिटर में याद रखिएगा सी से कैपेसिटर और सी से करंट। तो करंट जो है वो लीड करता है, ठीक है, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो कैपेसिटर में जो सी है मतलब करंट है वो लीड करता है 90 डिग्री से, तो वही पूछा गया है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करेगा, ठीक है, तो लीड करता है वोल्टेज से बाय पाई बाई टू, तो वोल्टेज से लीड करेगा पाई बाई टू से। और अगर मान लीजिए इंडक्टर सर्किट होता या इंडक्टिव सर्किट होता तो उसमें करंट ना लीड करता, उसमें वोल्टेज लीड करता, किससे, पाई बाई टू से लीड करता। ठीक है, तो यहाँ लैग कौन करेगा, तो जो लीड करता उसका अपोजिट लैग करता है, भी याद रखिएगा। ऐसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में लैगिंग किसकी होगी, लैगिंग होगी वोल्टेज की। यहाँ लैगिंग किसकी होगी, यहाँ पर लैगिंग होगी करंट की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मत याद करिए, केवल एक चीज़ याद करिए, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। केवल सी सी याद कर लीजिए, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से पाई बाई टू से। ठीक है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो देखिए अभी हमने आपको बता ही दिया था कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जो है उसका जो मतलब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, एक सी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट इज। अब देखिए एवरेज पावर की बात करी गई तो एवरेज पावर वही हो जाएगा जैसे एवरेज करंट अभी हम लोग ने देखी थी। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है मतलब इसमें केवल एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, तो उस केस में जो एवरेज पावर होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच कंपोनेंट इज यूज टू कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज। देखिए वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम किसका है, तो ये है ट्रांसफॉर्मर का। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए भी फिलहाल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस। देखिए अभी हमने आपको बताया था जो वोल्टेज दिया गया है तो फॉर्मूला लगा लेंगे वी आर एम एस इज इक्वल टू
वी एम मतलब ये पीक वोल्टेज है अपॉन √2 हो जाएगा। आपको दिया क्या है, वी आर एम एस दिया है 220, तो 220 को इक्वल टू कर दीजिए किसके, वी एम अपॉन √2 के। √2 को उधर भेज दीजिए तो वी एम जो आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 220 इंटू 1.414। आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट आएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक एसी सप्लाई इन इंडिया, तो इंडिया में जो एसी अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। हाँ, इसमें कभी कभी क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, पूछा जाता है जो करंट है वो अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज करेगी या पोलैरिटी कितने बार चेंज करेगी। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 100 टाइम्स अपनी वो डायरेक्शन चेंज करती है, पोलैरिटी को चेंज करती है। बात ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 1 हर्ट्ज में 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है करंट। द एवरेज पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट है और इसमें एवरेज पावर जो होगी वो क्या होगी। अब देखिए प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब क्या लगा हुआ है, इसमें केवल रेजिस्टर लगा हुआ है, और केवल जब रेजिस्टर लगा होगा तो पावर जो होगी, एवरेज पावर 0 नहीं होगी, याद रखिएगा। एवरेज पावर क्या हो जाएगी, इसमें एवरेज पावर हो जाएगी वी आई, मतलब वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, इन एन एसी सर्किट द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इज टू। अब कोई भी एसी सर्किट दिया है, आपको बताना है कैपेसिटर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया, एसी को ब्लॉक करेगा नहीं, एसी को नहीं ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है, डायरेक्ट करंट को ये ब्लॉक कर देता है। एसी को तो फ्लो करने देता है कैपेसिटर अपने से, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है आपने देखा कि ये डीसी को ब्लॉक करता है, लेकिन अगर इंडक्टर बोला था, इंडक्टर क्या करता है, तो इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज। अब देखिए आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दिया गया है, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब केवल उसमें एक इंडक्टर लगा है, और मतलब केवल उसमें एक रेजिस्टर लगा है और कुछ नहीं लगा है। तो उस केस में जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो cos 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनेगा V और I के बीच में, तो cos 0 हो जाएगा पावर फैक्टर, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 15 पे आते हैं, द डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स AC इंटू DC। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है AC को DC में कौन ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर भी आप देखेंगे 2 तरीके के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव को जैसे मान के चलिए ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, तो क्या करेगा, इस वाले पोर्शन को कट कर देगा। ठीक है, तो केवल आपको ऊपर ऊपर वाली वेव मिलेगी, लेकिन हाफ वेव मिल रही, नीचे वाली वेव गायब हो जा रही है। फुल वेव क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरीके का है, जैसे मान लीजिए एसी करंट है, तो क्या करता है ये कि ये जो नीचे गया था पोलैरिटी वाला, इसको ऊपर ले आता है, ये तो नीचे वाले को क्या कर देगा, ऊपर ले आएगा, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ एवरेज पावर इन अ प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। अब देखिए प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट है, जैसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट था उसी तरीके से प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट है, मतलब सर्किट में केवल एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें भी एवरेज पावर जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस यूनिट क्या होती है, तो इम्पीडेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, सबकी यूनिट एक ही होती है और वो होती है ओम, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अब देखिए इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट का मतलब उसमें केवल एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा कि लैग करेगा, ये आपको मेनली यहाँ पर बताना है। तो अभी हमने देखा था करंट किस में लीड करता है, करंट लीड करता है कैपेसिटर में। ठीक है, कैपेसिटर में ये लीड करता है, लेकिन पूछा क्या गया है, इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या करेगा, लैग्स करेगा, वोल्टेज से पीछे चलेगा, 90 डिग्री से लैग करता है वो। इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, अब LCR मतलब इसमें L भी है, C भी है और R भी है, तीनों चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसका जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो C ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर XL क्या है, ओमेगा L है, और XC क्या है, 1/ωc है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द रेजोनेंस अकर्स इन LCR सर्किट व्हेन। इस LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
मिनिमम हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, तो उस केस में मतलब ये जो इम्पीडेंस है मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के केस में रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज, अब आपको बताना है पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो V अपॉन आई तो गलत है, R अपॉन जेड भी सही है, cos फाई भी सही है, दोनों ही सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, बी एन सी आर करेक्ट। ठीक है। इन एन एल सी आर सर्किट एट रेजोनेंस द करंट इज, अब आपको बताना है रेजोनेंस जब होता है तो उस केस में जो करंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी कि जीरो होगी कि इन्फिनिटी होगी। तो करंट के बारे में देखिए पूछा गया है, तो करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और अगर आपसे इम्पीडेंस पूछा था तो इम्पीडेंस जो होता है वो क्या हो जाता, मतलब जेड जो होता वो मिनिमम हो जाता। ठीक है। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस की कंडीशन है एलसीआर सर्किट में, उसमें कौन सी बात सही है, तो जेड जो है इम्पीडेंस जो है वो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। कैसे, क्योंकि आपने देखा जेड का फॉर्मूला जो था वो था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो ही चुका था। ठीक है। जब ये हो गया था तो ये वाला पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको जेड किसके बराबर मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर के, और अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर। तो जेड इज इक्वल टू आर, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज हैज़ हाईएस्ट रिएक्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा रिएक्टेंस इसमें से किसका होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो देखिए रिएक्टेंस पहले समझ लिए, रिएक्टेंस मतलब x है, और x जो XL अगर देखा जाए तो ये ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो आपको पता है ओमेगा भी ज़्यादा होगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा। और क्या पूछा गया है, किसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो रिएक्टेंस उसी का ज़्यादा होगा जिसका ओमेगा ज़्यादा होगा। ठीक है। इस केस में क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स सी देखते हैं वहाँ पर हो जाता है 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पर तो इन्वर्स रिलेशन है ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स में। तो इस केस में तो नहीं होगा, किस केस में होगा, इंडक्टर के केस में होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर करता है वो कौन होता है, तो ये कैपेसिटर होता है। ठीक है। और जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर के बराबर होती है, ये भी याद रखिएगा। इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, तो अगला क्वेश्चन वही है। तो स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इंडक्टर हो जाएगा हाफ LI स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर करेगा। L क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है। इन एन AC सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट से कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो सर्किट में क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लीड करता है किसमें, कैपेसिटर में। वोल्टेज लीड करेगा किसमें, इंडक्टर में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, विच क्वांटिटी रिमेन सेम फॉर बोथ AC एंड DC इन अ प्योर रजिस्टर। तो प्योर रजिस्टर के केस में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सेम रहेगी AC और DC दोनों के लिए। ठीक है। 28 क्वेश्चन में आपको बताना है। तो विच क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी। देखिए पूछी तो गई क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो ओम्स लॉ होगा। तो ओम्स लॉ जो है वो AC और DC दोनों के लिए, अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो दोनों केस में सेम रहता है, V इज इक्वल टू IR दोनों के केस में ही रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम का फंक्शन क्या होता है, क्यों इसको बनाया जाता है। टू शो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट गलत है, टू रिप्रेजेंट एवरेज पावर ये भी गलत है, टू विजुलाइज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को विजुलाइज करने के लिए बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 30th क्वेश्चन देखेंगे, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसको इफेक्टिव वैल्यू आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगले में देखिए, इन अ सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय। अब देखिए क्या कहा गया है, आपके पास LCR सर्किट है,
इंडक्टर लीड कर रहा है करंट को, कितने डिग्री से लीड करता है, 90 डिग्री से लीड करता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन LCR सर्किट XC इज इक्वल टू XL द करंट। अब आपको बताना, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, XC जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू XL, तो करंट क्या करेगी, लीड करेगी कि लैग करेगी, ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखिए XC इज़ ग्रेटर देन XL जो हो जाएगा, तो ये एक तरीके से कैपेसिटेटिव सर्किट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेटिव सर्किट में क्या होता है, करंट जो होता है वो लीड करती है, तो लीड्स द वोल्टेज हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। द इम्पीडेंस जेड ऑफ LCR सर्किट, अभी हमने आपको बता ही दिया था, इसका आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज। अब देखिए इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस अभी हमने देखा था जेड किसके बराबर आ गया था, आर के बराबर आ गया था रेजोनेंस कंडीशन में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेजोनेंस अकर्स इन LCR सर्किट व्हेन, तो रेजोनेंस कब होता है, तो XC इज इक्वल टू XL पे होता है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। इन अ रेजोनेंट LCR सर्किट पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताया था अभी हमने आपको, R/Z था, तो हो जाएगा R/R, और R/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, cos 5 इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर इज, तो पावर जो कंज्यूम होता है प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना वो क्या होता है, वो कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है मैक्सिमम, दूसरा दिया है 0, तीसरा दिया है इन्फिनिट, चौथा दिया है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 0 विल बी द करेक्ट आंसर। मेनली एवरेज पावर की बात हो रही है, पावर की बात नहीं हो रही, एवरेज पावर की बात हो रही है। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस यूनिट क्या होती है, तो बताया था अभी हमने आपको, ओम होती है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, इंपॉर्टेंट है वो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में क्या है, XC इज इक्वल टू XL था, तो XL को आप लिख दीजिए ओमेगा L, और यहाँ पर XC को लिख दीजिए 1/ओमेगा C। तो यहाँ से पहले ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा हो जाएगा 1/LC, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। और क्योंकि बतानी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसी को कह लीजिए, तो क्योंकि ऑप्शन इसी के हिसाब से है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो 2πf, ओमेगा को क्या लिख देते, 2πf लिख देते, और ये आ जाता 1/√LC के बराबर। यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आती वो आती 1/2π√LC, ये ज़्यादा सही आंसर होता। लेकिन फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। इन एन LCR सर्किट द टर्म इम्पीडेंस रिफर्स टू। अब देखिए LCR सर्किट में इम्पीडेंस जो होता है ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इम्पीडेंस वो है जो करंट को अपोज करेगा, कैसे करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है सर्किट में, उसको इम्पीडेंस कहेंगे। XL इज ग्रेटर देन XC, अब देखिए XL ज़्यादा बड़ा है XC से, तो आपको पता है कैसा सर्किट हो जाएगा, वो इंडक्टिव सर्किट होएगा। अब बताया था इससे रिलेटेड भी एक और क्वेश्चन, विच कंपोनेंट डिसिपेट्स पावर इन एन AC सर्किट, तो AC सर्किट में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो पावर डिसिपेट करता है, तो ये आपका रेजिस्टर है। आगे बढ़िए, इन द फेजर डायग्राम ऑफ एन LCR सर्किट VC इज। अब देखिए LCR सर्किट में आपको बताना है वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज लैग करेगा, लीड करेगा, क्या करेगा। इस क्वेश्चन बस याद रखिएगा, VC दिया है, VC का मतलब कैपेसिटेटिव वोल्टेज है, और कैपेसिटेटिव वोल्टेज जो है वो पीछे रहता है कि आगे रहता है, कि ये बताना है आपको। तो कैपेसिटेटिव में क्या होता है, करंट आगे रहता है, तो वोल्टेज क्या रहेगा, बिहाइंड रहेगा, तो 90 डिग्री बिहाइंड द करंट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 में। एट रेजोनेंस द करंट इन LCR सर्किट, तो करंट क्या होती है, मैक्सिमम आती है, देखा था अभी हम लोग ने, और रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम आता है। द एवरेज पावर इन LCR सर्किट इज गिवन बाय, अब देखिए एवरेज पावर जो LCR सर्किट में दिया जाता है वो क्या होता है, तो वो I²R भी हो सकता है, और यहाँ पर VRMS IRMS cos 5 भी हो सकता है, तो दोनों ही हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द डिवाइस यूज टू चेंज AC वोल्टेज लेवल, तो वोल्टेज लेवल को चेंज करना, चेंज मतलब बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं वोल्टेज को, ट्रांसफार्मर से। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी जो नंबर ऑफ कोयल्स होंगे सेकेंडरी में, ठीक है, वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा,
NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। द पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर ड्यू टू एडी करंट इज मिनिमाइज्ड बाय। देखिए एडी करंट लॉसेस जो होते हैं उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो आयरन कोर से नहीं किया जाएगा, लैमिनेटेड कोर यूज़ कर दिया जाता है। तो मतलब लैमिना कई सारे बना दिए जाते हैं उसमें, ठीक है, इस तरीके से लैमिना बन जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं कॉइल में, कोर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैमिनेटेड कोर यूज़ किया जाता है जिससे एडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। 49 क्वेश्चन पे आएंगे, वाटलेस करंट फ्लोज इन डैश। देखिए वाटलेस करंट के बारे में पूछा गया है। वाटलेस करंट जो है वो किस में फ्लो करती है, ठीक है, तो ये कंडक्टर मतलब कैपेसिटर में फ्लो कर सकती है और इंडक्टर में भी, तो बी ऑप्शन सही है। एट रेजोनेंस एवरेज पावर इज, अब रेजोनेंस के केस में आपको बताना है एवरेज पावर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि करंट मैक्सिमम है, तो एवरेज पावर भी क्या आता है, मैक्सिमम में आता है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन प्योर रेजिस्टर। अब देखिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टर है, इस केस में फेज डिफरेंस क्या होगा, दोनों सेम फेज में रहते हैं तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बहुत परेशान नहीं होना है। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है उस केस में कंडीशन क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कंडीशन दो हो सकती हैं, Z इज इक्वल टू R भी कंडीशन है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है, और XC इज इक्वल टू XL, ये दोनों की दोनों रेजोनेंस की कंडीशन है और उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को आप लोग सही मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आ रहा है कि दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 मीन्स। अब देखिए पावर फैक्टर 1 का मतलब क्या होता है, तो पहले आप ये समझिए कॉस फाई जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू दी गई, कॉस फाई जो दिया गया है ये दिया गया 1 के बराबर, मतलब फाई जो है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो पहला दिया गया नो पावर लॉस ओनली इंडक्टिव सर्किट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो कंप्लीटली पावर ट्रांसफर हो रही है, रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा केस देखने को मिलेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। द पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट इज 0 इफ। तो पावर जो कंज्यूम होगी वो 0 कब होगी, इस केस में आपको बताना है कब होगी पावर कंज्यूम्ड 0। तो जब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर 0 होने पे जो पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई की वैल्यू 0 है, याद रखिएगा, कॉस फाई, फाई नहीं 0 है, कॉस फाई जो है वो 0 डिग्री नहीं 0 है, ठीक है। तो इस केस में जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे बढ़िए, इन ट्रांसफार्मर, इन अ ट्रांसफार्मर द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड टर्न्स इज। तो वोल्टेज और रिलेशन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो VS अपॉन VP, मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉयल अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉयल इज इक्वल टू, डायरेक्ट रिलेशन है NS अपॉन NP, और इन्वर्स रिलेशन किसके साथ होता है, करंट के साथ होता है, तो IP अपॉन IS, मतलब करंट इन प्राइमरी कॉयल अपॉन करंट इन सेकेंडरी कॉयल, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन AC सर्किट इज। अब रिएक्टेंस क्या होगा AC सर्किट में ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कैपेसिटर का रिएक्टेंस पूछा गया है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ रेजोनेंस इज। अब देखिए आपको बताना है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है रेजोनेंस के केस में। तो रेजोनेंस के केस में जो क्वालिटी फैक्टर होगा, तो इसके भी दो ऑप्शन सही हैं, इसमें ओमेगा L अपॉन R भी हो सकता है और 1 अपॉन ओमेगा CR भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर द लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इज। अब मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉसेज होते हैं उसको हिस्टेरेसिस कहते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 पे आइए। इन अ ट्रांसफार्मर द इनपुट एंड आउटपुट पावर आर इक्वल इफ। अब देखिए ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पावर कब इक्वल होंगे, तो ये केवल आइडियल कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी काम क्या होता है ट्रांसफार्मर का, फॉर्मूले क्या क्या रिलेटेड है ट्रांसफार्मर से वो हम लोग देख चुके थे।
इस तरीके से हमारे 60 MCQs कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो PDF केवल 15 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की होती है, पर टॉपिक की होती है, और 149 रुपीज़ में आपको पूरे क्लास का PDF मिल जाएगा, पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, आप केवल क्या करिएगा, 8960683582 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।